जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करेंगे भारत के रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी अपडेट से। भारत के रक्षा मंत्रालय ने रशिया के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को लेकर के है। और ये जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं ये बेसिकली भारतीय नौसेना के लिए ली गई हैं, जो कि भारतीय नौसेना की कीलो क्लास की सबमरीन, जिसको हम सिंधु घोष क्लास भी कहते हैं, उसमें यूज़ की जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्लब मिसाइल्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट भारत ने रशिया के साथ फाइनलाइज किया है। आने वाले भविष्य में इस प्रकार के और भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में इस समय बहुत सारे अलग अलग जो वेपन सिस्टम है इनको लेकर डिस्कशन चल रहा है। इसमें बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर के जो मिसाइल हैं वो भी शामिल हैं। और हम सब ये सब मान के ही चल रहे हैं कि इससे पहले कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए, रशिया की तरफ से और भी बड़े जो प्रस्ताव हैं भारत को दिए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जो एंटी टैंक वॉरफेयर है ये काफ़ी ज़्यादा फियर्स होती जा रही है। और रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने जो टैंक है इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की जो भूमिका है वो प्रत्यक्ष तौर पर देखी। और हमने ये भी देखा कि आजकल जो टैंक है ये मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अगेंस्ट कितने ज़्यादा आसान टारगेट बनते जा रहे हैं। खासकर हमने T-90 टैंक्स को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का शिकार बनते देखा। अब क्योंकि T-90 टैंक भारतीय सेना में काफ़ी बड़ी संख्या में यूज़ किए जाते हैं, तो ऐसे में इनकी सिक्योरिटी को लेकर हमेशा से जो बातें हैं वो चलती रही। लेकिन इसी बीच रशिया से एक नया वीडियो सामने आया है जहां पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि T-90M को एरिना M एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से इक्विप किया जा चुका है और इससे इनकी जो बैटल सर्वाइबिलिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना ने भी कुछ ऐसा ही काम किया है। भारतीय थल सेना ने हाल ही में एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज करी है जहां पर उन्होंने T-90 भीष्म टैंक में जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है इसके इंटीग्रेशन को लेकर जो बातचीत है वो करी है, ताकि इनकी बैटल सर्वाइबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम वो फाइटर प्रोग्राम है जिसका इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से है और भारतीय नौसेना खुद इसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन इसी बीच ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को जितने भी रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं इनसे क्लियरेंस मिल चुकी है और इस समय NSCS के द्वारा ये प्रोग्राम अंडर स्टडी है। गौर करने वाली बात एक ये है कि भारतीय नौसेना ने 14 एसेंशियल अपग्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में जरूरी हैं और इसमें ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ जैसे फीचर शामिल हैं। 14 में से जो 4 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं इनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जा चुका है और तेजस से टेस्ट भी किया जा चुका है और प्रोग्राम के लिए इन्हें एक्सेप्ट भी किया जा चुका है। बस इंतजार इस चीज़ का है कि कब इस प्रोग्राम के लिए जो मेजर फंड्स हैं ये एलोकेट किए जाते हैं, जिसके बाद युद्ध स्तर पर ये जो कार्य है ये शुरू किया जाएगा। आपको बताते चलें कि तकरीबन 145 के आसपास जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर्स हैं ये हमें भारतीय नौसेना की सर्विस में देखने को मिलेंगे, जो क्रमशः भारतीय नौसेना के पुराने MiG-29K को रिप्लेस करेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक F404 को लेकर आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन वो इंजन है जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इनके बिना तेजस मार्क 1A का सपना महज एक परिकल्पना बन के रह जाएगा। लेकिन फाइनली इस पर कुछ तो हमें अच्छा सुनने को मिला। दरअसल अगर हम डिफेंस सेक्रेटरी राकेश सिंह सर की बात करें तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा 12 F404 इंजन इस वर्ष हमें मिलेंगे और अगले वर्ष से ये इंजन 20 इंजन के आसपास की संख्या को पार कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक अभी भी सप्लाई चेन इशूज से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन अब भारत को इस चीज़ की उम्मीद है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक ने कमिटमेंट करी है वो उसको पूरा करेंगे। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंफर्म कर दिया है कि किसी भी सूरत में जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट है ये डाउन अब नहीं होगा, बल्कि बेंगलोर और नासिक की जो प्रोडक्शन लाइन है ये फुल पोटेंशियल में चलेंगी और तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाएंगे। और जैसे जैसे हमें नए इंजन मिलते जाएंगे उनसे इक्विप्ड होकर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाते रहेंगे, क्योंकि उनका टारगेट है कि 2029 से 30 तक एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देने हैं ताकि तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन निर्विरोध रूप से भारत में शुरू हो सके। तो भैया जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिका अपने 2 F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर्स के साथ भारत में आ रहा है, लेकिन हमारे उत्साह को विराम तब मिला जब हमें ये पता चला कि ये दोनों फाइटर्स हमें स्टैटिक डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद से जो एरो इंडिया के फैंस हैं ये काफ़ी उदास हुए। लेकिन चलिए अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। भले ही F-35 लाइटनिंग 2 आपको स्टैटिक डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें 2 बेहतरीन एयरक्राफ्ट भारत आने वाले हैं और ये आपको फ्लाइंग डिस्प्ले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। इसमें बेसिकली पहला एयरक्राफ्ट होगा B-1B लैंसर, जो कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कि एरो इंडिया 2023 में भी आया था और उस समय इसने काफ़ी सुर्खियों को बटोरा था।
इसके बाद KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जो है, जो कि एक मिड एयर रिफ्यूलर है, ये भी एरो इंडिया 2025 का हिस्सा बनने वाला है। हमें उम्मीद थी कि जो F-35 है ये फ्लाइंग डिस्प्ले में देखने को मिले, क्योंकि आप इमेजिन करिए F-35 और SU-57 फैलन एक ही एयर शो का हिस्सा हो और फ्लाइंग डिस्प्ले में इन दोनों के करतब हमें देखने को मिले, वो दृश्य अतुलनीय होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, B-1B लैंसर हमें आसमान में उड़ान भरता दिखाई पड़ेगा। पिछली बार आपको याद ही होगा नज़ारा कितना बेहतरीन था कि एक तरफ B-1B लैंसर उड़ रहा था और उसके दोनों तरफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हमें देखने को मिले थे, और शायद उस नज़ारे की पुनरावृत्ति हमें एरो इंडिया 2025 पे होती दिखाई पड़ेगी। खैर, अमेरिका की तरफ से कुछ और भी नए प्लेटफॉर्म हैं जिनको लेकर भारत से बातचीत होगी। जहां तक बोइंग की बात रही, तो बोइंग की तरफ से जो एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको लेकर बातचीत हो सकती है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा जिस प्रोग्राम को पुश कर रहा है वो है एडिशनल 6 PA टाइप पोसाइडन, जो कि बोइंग के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और भारतीय नौसेना इनको खरीदना चाह रही थी। तो ये एरो इंडिया 2025 भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी एयर शो में हमें भविष्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे खास बात तो ये है कि इस बार अमेरिका अपना पूरा दम लगा रहा है भारत को अपने डिफेंस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और हमें कुछ बड़ी चीज़ें होती दिखाई पड़ सकती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का इस समय एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जो कि गाज़ा को लेकर है, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो गाज़ा में अमेरिका अपनी सेना को डिप्लॉय करने के लिए तैयार है। आखिरकार उनके इस बयान का मतलब क्या है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा था कि इस समय जैसे वहाँ के हालात हैं उसको देखते हुए जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि गाज़ा में जो नई इमारतें हैं उनका निर्माण किया जाए, जो इलाके ध्वस्त हो चुके हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाए, और जो लोग हैं वहाँ पर उनको गाज़ा से दूर जाके बसाया जाए और वो उनका स्थायी निवास हो, और ये जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी एक और जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पर जो खतरनाक बॉम्ब्स हैं और हथियार हैं उनको नष्ट करें, और जो जर्जर हो चुकी इमारतें हैं उनका पुनर्निर्माण कराया जाए, और इससे गाज़ा में रोजगार और लोगों को घर भी मिलेंगे, वहाँ का आर्थिक विकास भी होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सेना को भी डिप्लॉय करने का विचार कर सकते हैं। और उन्होंने इसलिए कहा ताकि वहाँ पर शांति को स्थापित किया जाए, क्योंकि एक लंबे समय से वो युद्धग्रस्त इलाका है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि दशकों से यहाँ पर शांति नहीं है, यहाँ पर सिर्फ युद्ध हुए हैं और लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन बेहतर यही होगा कि जो यहाँ के लोग हैं ये गाज़ा को छोड़कर जो विस्थापित हो चुके हैं उनके लिए अलग से कोई निवास का प्रबंध किया जाए, और गाज़ा को इस समय शांति की अत्यधिक ज़रूरत है, और ये काम अमेरिका अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार है। गाज़ा के लोगों पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो गाज़ा से विस्थापित हो चुके हैं फ़लस्तीनी, इनको युद्धग्रस्त गाज़ा से बाहर स्थायी तौर पर बसाना जाना चाहिए, और उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि इनको अब वापस गाज़ा में आना चाहिए, क्योंकि आप अभी गाज़ा में रह नहीं सकते, दूसरी जगह तलाशने की ज़रूरत है, और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर लोग खुशी से रह सकें। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर वर्षों से युद्ध हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ लोगों की जान ही गई है, शांति यहाँ पर स्थापित फिलहाल तो नहीं हो सकती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।